Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको NVS TGT PGT की प्रिपरेशन करा रही हैं, तो हमारा जो चल रहा था वीडियो पहले वाला, वो था कला के तत्वों पर, तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाया है। तो इसमें हम देखेंगे फॉर्म, रूप का वर्गीकरण और भी हैं। तो सबसे पहले हम रूप के वर्गीकरण पर बात करते हैं। तो रूप का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार का है, नियमित और अनियमित। नियमित को सम्मित भी बोलते हैं और अनियमित को असम्मित भी। ठीक है। तो जो नियमित है, इसमें केंद्र बिंदु जो होता है, सेंट्रल बिंदु जो होता है, वो ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ आकर्षण वाली वस्तु होती है। ठीक है। वृत्त और घन जो होते हैं, उनमें क्या है, सेंटर्ड में आकर्षण वाली वस्तु को रखा जाता है, जिससे जो फोकस रहे वो सेंटर्ड पर ज़्यादा रहे और उससे घूमते पूरे उस पर जाए। अनियमित में क्या होता है, इसमें आकृतियाँ छोटी, खड़ी, मोटी, असम आकृति की होती हैं, जैसे विषम कोण आ जाते हैं, चतुर्भुज आ जाता है और त्रिभुज आ जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ण क्या है। वर्ण जो है प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है, बल्कि क्या होता है, अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है। ठीक है। रंगों की प्रवृत्ति दो प्रकार की है, ठंडे रंग, गर्म रंग। तो जो ठंडा रंग है उसमें नीला, हरा, धानी आ जाता है, और गर्म रंग में लाल, पीला, नारंगी आ जाता है। ठीक है। वर्ण के गुण क्या है, तीन है, रंगत, मान और संगतता। रंगत क्या है, रंगत जो है वो यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे लाल, नीला, पीला। ठीक है। मान क्या होता है, हल्के व गहरेपन का द्योतक होता है, मतलब हल्का व गहरापन ही मान है। जैसे गहरा लाल रंग, हल्का लाल रंग, श्वेत रंग मिलाने से क्या मान बढ़ जाता है। अगर हम किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसमें उसका मान बढ़ जाता है, और अगर हम काला रंग मिलाते हैं तो उसका मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। सघनता क्या है, सघनता यह रंग की शुद्धता का परिचायक होती है। सघनता क्या है, रंग की शुद्धता का परिचायक। जितना तीव्र अथवा प्रखर रंग होगा उतनी ही सघनता क्या होगी, शुद्ध होगी। ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी वर्ण में तटस्थ अथवा उदासीन धूमिल रंग मिला देने से उसकी सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तटस्थ रंग कौन से हैं, काला व सफ़ेद। ठीक है। मुख्य वर्ण, मुख्य वर्ण जिनको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, जो होते हैं लाल, पीला और नीला। ठीक है। सेकेंडरी कलर नारंगी, बैंगनी और हरा। ठीक है। जैसे लाल में पीला रंग मिलाते हैं तो नारंगी बनता है, लाल में नीला मिलाएंगे बैंगनी बनेगा, पीले में नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाता है। ठीक है। अब है तृतीय वर्ण, मतलब टेरिटरी कलर। ठीक है। तो ऑलिव, रेसेट और सिल्टन होते हैं। अगर बैंगनी रंग है, बैंगनी में हम हरा रंग मिलाते हैं, ठीक है, तो ऑलिव बन जाता है। नारंगी में अगर हम बैंगनी मिलाते हैं तो रेसेट बन जाता है, और नारंगी में हम हरा मिलाते तो सिल्टन कलर बन जाते हैं। तो ये हमारे टेरिटरी कलर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम तृतीय वर्ण बोलते हैं। इसके बाद आते हैं समीपवर्ती वर्ण पे। तो संबंधित वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो। ठीक है। जैसे पीला, तो पीले का जो समीपवर्ती है, पीला नारंगी है, तो सभी में क्या है, पीला रंग उपस्थित होता है। ठीक है। पूरक या विरोधी रंग, जैसे लाल का पूरक क्या है, हरा है, नीले का पूरक नारंगी है, पीले का पूरक बैंगनी है। ठीक है। अब आते हैं एकाकी वर्ण पे। एकाकी वर्ण क्या है, मान सघनता, मतलब एक ही रंगत की वाले रंगों का तालमेल एकाकी रंग के अंतर्गत आता है। जैसे नीला है, हल्का नीला है, गहरा नीला है, मतलब जो उनकी तान भी बोल देते हैं, टोन बोल देते हैं, वो एकाकी वर्ण में आता है। ठीक है। लाल रंग उल्लास, क्रोध, प्रेम, वासना, श्रृंगार, उष्णता, साहस और वीर का द्योतक है, इसको वो प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगर हमें कहीं क्रोध दिखाना है, क्रोध प्रदर्शित करना है, तो लाल रंग का प्रयोग करेंगे। प्रेम दिखाना है तो एक स्त्री को हम रेड कलर श्रृंगार करते हुए, है ना, या रेड कलर का फ्लावर्स इस तरह से उसमें दिखाएंगे। पीला रंग जो होता है प्रसन्नता का, यश, बुद्धिमत्ता का, प्रकाश, चमक, प्रखरता, प्रफुल्लता का होता है। ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। और नीला मधुरता का, ईमानदारी, इनमें से मतलब कोई ना कोई आता है, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, सबको अच्छे से। वो क्वेश्चन पूछने जाता है। समृद्धि का रंग बैंगनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा गया हुआ है ये। ठीक।
अब आते हैं तान पे। तान क्या है? तान जो है रंगत के हल्के और गहरेपन को कहते हैं कि कौन सा रंग हल्का है, कौन सा गहरा है ना। एक टोन होती है, जैसे पीले की, नीले की अभी मैं बता रही थी ऊपर। तो उसमें क्या है, टोन है। पहले हम सब हम डार्क से ले रहे हैं, पहले डार्क है, फिर उससे उसका हल्का है, फिर और हल्का है, फिर और हल्का है। तो मतलब इस तरह से एक टोन बन जाते हैं, वो होते तान। किसी भी रंग में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से हम बहुत सारे टोन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तान का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में है, छाया, मध्यम और प्रकाश में। तान के प्रभाव निम्न उपायों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे विभाजन पद्धति के द्वारा, विलोम पद्धति के द्वारा, क्रम व्यवस्था और क्षेत्र। ठीक है। अब पोत क्या है? किसी भी वस्तु के धरातल का जो गुण है ना, पोत जिसको हम टेक्सचर बोलते हैं, जैसे खुरदरा है, चिकना है, कैसा है वो। ठीक। पोत का वर्गीकरण। प्राप्त पोत प्रकृति प्रदत्त वस्तु के धरातल आते हैं, जैसे कैनवास, कागज़। ठीक है। कैनवास, कागज़, लकड़ी का पटरा। ठीक। और अनुकृत पोत में है कॉपी, जैसे वस्तु चित्रण में चित्रकार द्वारा इसका प्रयोग होता है। अनुकृत पोत द्वारा द्विआयामी तल पर हम क्या कर देते हैं, त्रिआयामी 3D का इफेक्ट उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, 3D प्रभाव। अब है कृत्रिम सृजि, जैसे कलाकार अपने यंत्रों से तथा साधनों की सहायता से इसका निर्माण करता है, पानी और तेल परस्पर मिलाने पर, मोटे रंग लगाने पर आदि। ठीक है। तो ये क्या है, कृत्रिम टेक्सचर्स हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कलाकार जो है उसको उत्पन्न करता है। ठीक। अभ्यंतराल, चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अंतराल। अंतराल का विभाजन समविभाजन है, असमविभाजन है। तो समविभाजन में क्या है, चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि दाएं बाएं ऊपर नीचे के जो तल का भाग है वो बराबर, वो समविभाजन कहलाता है। ये नहीं कि कोई चीज़ हमने एक कोने में जाके घुसा दी है ना, एक कोने में जाकर बना दी है। तो ये एक बैलेंस होता है। ठीक, कि हमें कहाँ कितना स्पेस छोड़ना है। अब ये तो है नहीं कि हमारा एक पेपर है, ठीक है, और वो हमने उस पर क्या है, एक मतलब बिल्कुल सेंटर में ना बना के लेफ़्ट साइड ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, राइट साइड में हमने बना दिया। तो जो बनाया गया चित्र होगा वो क्या है, बैलेंस नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक क्या है, एक अंतराल होना चाहिए कि हमें कितना अंतराल रख कर हमें किसी चित्र को बनाना है, जिसमें हमारा उसका फोकस रहे, सेंटर में भी रहेंगे। ठीक है ना। समविभाजन, चित्रभूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना समविभाजन कहलाता है। ठीक है। जैसे अपनी रेंडरिंग आती है, तो जो रेंडरिंग होती है वो हमारे समविभाजन में आती है। अब हम उसको किसी भी प्रकार से कैसे भी हम उसको रेंडर कर लेते हैं। सक्रिय तथा सहायक अंतराल, तो सक्रिय जो अंतराल है जिसमें सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व सक्रिय आकृतियाँ, महत्वपूर्ण आकृतियाँ संयोजित की जाती है। ठीक है। अब है सहायक अंतराल में जो भी शेष भाग है जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है, जिसमें अन्य रूपों को स्थान मिलता है, वो सहायक अंतराल होता है। अब है चित्र संयोजन के सिद्धांत, जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त चित्र के रूप में करता है, तो वह क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। ठीक है। संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। क्या क्या है, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में एकता हो, समानता हो तथा एक प्रकार का ऐसा संबंध हो जो समस्त संयोजन को एक एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संबंध को ही सहयोग कहते हैं। ठीक है। जब तक चित्र में सहयोग नहीं होगा तब तक वो चित्र सुंदर भी नहीं लगेगा। मतलब इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ की कमी है तो क्या होगा, इन सब में से किसी भी एक चीज़ की कमी है तो हमारा चित्र क्या है, हमारा चित्र बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। तो इन सभी सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखकर अपने चित्र को, अपने पेंटिंग्स को, अपनी जो रचना है उसको हमें कंप्लीट करना होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सबको अपने पेंटिंग्स में उतारना ही होता है। ठीक है ना। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व यथा वर्ण, तान एवं रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक और विकर्षण तत्व न आने पाए, तो ये सामंजस्य होता है। संतुलन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, एक बैलेंस में रखा जाता है कि कोई भी जो तत्व है अनावश्यक भारयुक्त प्रतीत ना हो। ठीक है। ऐसे ही अब ये तो है नहीं, हमने कोई आलेखन बनाया है और उसमें हमने क्या कर दिया, मतलब और कहीं हमने ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया है, एक जगह हमने ब्लैक कलर को भर दिया है, तो क्या होगा, हमारा फोकस उस ब्लैक कलर पर ही चला जाएगा। क्या है वो, डिसबैलेंस हो गया।
वो बैलेंस नहीं रहा, संतुलन नहीं रहा। तो इस प्रकार से हमें चित्र को अपने ध्यान में रखना है और सिद्धांतों को ध्यान में रखना है और उन सिद्धांतों का प्रयोग करके ही चित्र हमको बनाना है। ठीक है। प्रभाविता आनंद की सैकड़े अनुभूति की उपलब्धि के निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर कम महत्व की वस्तु को रखना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रभाविता है। लय है रिदम। रिदम शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के ग्रीक शब्द से हुई है। लय या प्रवाह करता है चित्रभूमि पर स्वतंत्र अबाध और मधुर विचरण गति होता है। मतलब कि हमारे चित्र में एक लय होनी चाहिए। मतलब हमारी जो आंखों की दृष्टि है वो एक जगह से पूरे ही चित्र को देख लें कम्प्लीटली, एक ही बार में, एक ही जगह में, इतनी लय उसमें होनी चाहिए रिदम। ठीक है। परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का अर्थ है द्विआयामी चित्रतल पर वस्तु को त्रिआयामी दिखाना, मतलब 2D पर 3D। ठीक। तो द्विआयामी चित्रतल में गहराई का आभास और आकृतियों में घनत्व तथा क्रमिक लघुत्वता उत्पन्न करने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य। इसको इंग्लिश में हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं। ठीक है। और तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।